ऑनलाइन ट्रेनिंग मेरी एज इट इज़ रहेगी मंडे टू फ्राइडे जैसा मैं रखता हूँ, तो कांटेक्ट कर सकते हैं। आज मैं बात करूँगा कि बहुत सारे सेलर्स को ज़ीरो ऑर्डर्स आते हैं। काफ़ी प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद भी वो प्रोडक्ट को वो सेल नहीं जनरेट कर पाते हैं उन ऑर्डर्स से, उन लिस्टिंग से कि जो उन्हें होनी चाहिए। बहुत सारे सेलर्स जो हैं प्रोडक्ट चूज़ कर लेते हैं जो बेस्ट सेलर प्रोडक्ट होता है, और उस प्रोडक्ट को डेवलप करवाते हैं इंस्पायर होकर, और वो प्रोडक्ट जो है अपना लिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो नए सेलर्स आते हैं बेस्ट सेलर प्रोडक्ट देख के कि वो प्रोडक्ट हम सेल करेंगे, यहाँ पे जब वो प्रोडक्ट लाते हैं उसमें मार्जिन अपना ऐड करते हैं, उसमें शिपिंग ऐड करते हैं, तो यहाँ पे प्राइस उनका बढ़ जाता है। लेकिन इसका रीज़न आपको नहीं पता कि वो जो पुराने सेलर हैं जिनका बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्यों सेल कर रहे हैं इस प्राइस पे। जो ये बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है ये कस्टमर के लिए स्टोर ओपन करने के लिए है कि वो उनके स्टोर पे आएँ और उनके प्रोडक्ट परचेज जो डिफरेंट मार्जिन्स पे हैं, जिन पे अच्छा मार्जिन से वो प्रोडक्ट परचेज करके ले जाएं। तो ये एक तरीके की एंट्री पॉइंट होती है जो सेलर्स बेस्ट सेलर प्रोडक्ट सेल करते हैं, और उस मार्जिन उस सेलिंग प्राइस पे जो नए सेलर्स होते हैं वो कभी भी नहीं सेल कर पाते हैं। ये पिजन का चॉपर है, तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी कस्टमर उसे जानते हैं। अब कोई सेलर ये देख के कि बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है मैं भी ये सेल करूं तो थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता, ऑलरेडी प्राइस बहुत डाउन है। अब यहाँ पे जैसे मैं प्रोडक्ट लेकर आ गया, अब ये जो होलसेल रेट है इसका 80 रुपीज़, कोई 90 85 लमसम इसको मान लेते हैं कि 100 रुपीज़ है। अब मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से, रफ कैलकुलेशन के हिसाब से मार्जिन और रिटर्न को मैं कैलकुलेट करूँ तो ये लगभग 300 रुपीज़ का बिकना चाहिए, 300 समथिंग का। तो ये मेरे हिसाब से 349 का प्रोडक्ट बिकना चाहिए, जो कि बिक रहा है 275 के लिए। अब इसमें रिटर्न भी है, इसमें कस्टमर रिटर्न भी है, तो ये चीज़ भी हमें देखनी है, डैमेज भी है, ये चीज़ भी हमें देखनी है। तो हम ऐसा प्रोडक्ट ना चूज़ करें जो कि बेस्ट सेलर प्रोडक्ट और ऑलरेडी कम प्राइस पे सेल हो रहा हो। दूसरा रीज़न है आपकी जो सेल नहीं आती है वो है इमेजेस। ऑनलाइन में क्या होता है कि हम प्रोडक्ट की इमेजेस क्लिक करते हैं, इमेजेस क्लिक करने के बाद एडिट करके हम उनको अपलोड कर देते हैं। तो कस्टमर यहाँ पे आपकी इमेजेस परचेस कर रहे हैं, कस्टमर यहाँ पे आपका प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं। कस्टमर प्रोडक्ट तब उसको टच एंड फील कर पाते हैं, तब उसको यूज़ कर पाते हैं जब उनके पास फिजिकली पहुँचता है। तो पहली जो परचेजिंग करते हैं वो प्रोडक्ट की जो डिसीज़न लेते हैं वो लेते हैं प्रोडक्ट की इमेजेस को देख के। तो प्रोडक्ट की इमेजेस अगर आपकी सही डायमेंशन में नहीं होगी, सही पिक्सल में नहीं होगी, तो वो पर्टिकुलर इमेजेस आपकी जूम नहीं होंगी। तो बहुत सारे सेलर्स हैं वो लिस्टिंग कर दी इमेजेस, अगर उन्होंने 5 इमेजेस क्लिक करवाई हैं, 5 की 5 उन्होंने एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग प्रोसेस करी हैं, बट जब वो QC हुआ या रिव्यू हुआ तो वो कुछ इमेजेस आपकी जो है वहाँ से हटा दी गई हैं। तो वो चीज़ हम चेक नहीं करते हैं, जो कि फ्लिपकार्ट के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो हो सकता है कि वो मैंडेटरी नहीं है, बट अगर मैं कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वो प्रोडक्ट की इमेजेस मैंडेटरी हो सकती है, क्योंकि उसमें बहुत सारा आपने डिस्क्राइब कर रखा होगा, बहुत से ऐसे पॉइंट होंगे जो दूसरे सेलर्स के प्रोडक्ट से आपका प्रोडक्ट को डिफरेंस कस्टमर को बताएंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट मुझे अच्छा लग रहा है और देखने में, और ये प्राइसिंग देखें आप तो 249, तो प्राइसिंग के हिसाब से प्रोडक्ट ठीक है। बट जैसे ही मैं प्रोडक्ट की इमेज देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे प्रॉपर एडिटिंग वगैरह नहीं लग रही है, जो कि कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो मैं उसको नहीं लूँगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ब्लर हो रही है, यहाँ पे लाइट तेज़ है, यहाँ पे कम है। तो लाइट यहाँ पे ज़्यादा है प्रोडक्ट पे, यहाँ पे कम है, तो मुझे शेप भी समझ में नहीं आ रहा है और प्रोडक्ट की एग्जैक्ट इमेज भी नहीं आ रही है जैसी होनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। इसके अलावा इमेजेस आप देखेंगे तो खाली यहाँ पे 3 इमेजेस प्रोडक्ट की हैं, जो कि एक कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो इसमें फैब्रिक भी नज़र नहीं आ रहा है मुझे क्लियरली कि फैब्रिक है कैसा। आप अगर सेकंड इमेज में देखें तो मॉडल का स्टैंडिंग पोजीशन सही नहीं है। कस्टमर अपने आप को एज्यूम करता है यहाँ पे कि ये प्रोडक्ट मैं ऐसे लगूंगा, मैं देखूंगा, मैं पहनूंगा तो मुझ में ये फील आएगा। यहाँ पे ये फीलिंग वाली बात नहीं आ रही है। अगर फीलिंग वाली बात नहीं है तो कस्टमर डेफिनेटली उसको नहीं परचेस करना चाहेगा। तीसरा रीज़न है कि आपका कोई भी यूनिक प्रोडक्ट है वो प्राइस से जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे एक गमला मैं लेकर आया, उसमें मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करवाया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे से उसको करा, डिज़ाइनिंग करी।
बट वो प्रोडक्ट मैं 800 रुपीज़ का सेल कर रहा हूँ। अब यहाँ पे प्रोडक्ट मेरा इतना सा है, बहुत अच्छा वो दिख रहा है, कस्टमर उसको देख भी रहा है, बट वो प्रोडक्ट परचेज नहीं कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि प्रोडक्ट जो है प्राइस के साथ जस्टिफाई नहीं कर रहा है। तो हमें ये भी देखना है कि प्रोडक्ट हमारा यूनिक है, बट जो प्रोडक्ट है क्या वो प्राइस के साथ जस्टिफाई कर रहा है? क्या कस्टमर बन के आपने कभी सोचा है कि मैं अगर यूनिक प्रोडक्ट देख रहा हूँ, मैं अगर यूनिक प्रोडक्ट लेने जा रहा हूँ, तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं इस प्रोडक्ट के लिए इतना पैसा खर्च कर दूँ? प्रोडक्ट जो है हमारा एक पेपर बैग है, ब्राउन पेपर बैग है, अच्छा है, नो डाउट यूनिक है, मैं इसको एक तरीके से यूनिक मान लेता हूँ कि हाँ यूनिक प्रोडक्ट ये मुझे मिल रहा है। बट अगर मैं प्राइस पे जैसी ही देखता हूँ 629, तो मैं इसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ कि 629 में मुझे 12 पैक मिल रहे हैं इसके। तो इसी प्राइस रेंज पे मैं कोई बैकपैक ना ले लूँ जिससे कि मेरा काम भी इजी रहेगा, और जो मुझे यूज़ में ये लाना है मैं बैकपैक्स यूज़ में ले आता हूँ, तो उसमें मल्टीपल फंक्शन में यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं ये बोलूँगा कि जो प्रोडक्ट है वो प्राइस के साथ जस्टिस नहीं कर रहा है। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट को प्राइस के हिसाब से मैच कराना है एक तरीके से। जब हमारा सीज़न चेंज होते हैं, जैसे ऑटम विंटर और स्प्रिंग समर, तो ये हमारे सीज़न हुए। अगर हमारा ऑटम विंटर चल रहा है इस वक्त, अब ये ऑटम विंटर चल रहा है, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए हैं जो कि स्प्रिंग समर में चलने वाले हैं। तो यहाँ पे हम बीच में हैं, ना तो स्प्रिंग समर आया है ना ऑटम विंटर पूरी तरीके से ख़त्म हुआ है, तो यहाँ पे बीच में है, तो कस्टमर परचेजिंग नहीं करते हैं इस टाइम पे। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। बहुत सारे सेलर्स प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं, बट हम अगर सीज़न के हिसाब से देखें तो हमें और वो 1 महीने बाद 2 महीने बाद जाके प्रोडक्ट लिस्ट करने चाहिए। अमेज़ॉन ने देखिए अपना स्प्रिंग समर के जो प्रोडक्ट हैं वो लॉन्च किए थे, तो उनका जो प्रोडक्ट है मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है कि हाँ ये जो है मेरा स्प्रिंग समर में यूज़ कर सकता हूँ इन प्रोडक्ट को। तो प्रोडक्ट के हिसाब से टाइमिंग सही है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अगर मैं दूसरे देखूँ ऑटम विंटर के, तो ऑटम विंटर के रिलेटेड प्रोडक्ट ये हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम जाएं कि ऑटम विंटर आपका एंड नहीं हुआ है और स्प्रिंग समर आपका शुरू नहीं हुआ है, और यहाँ पे बीच में ही हमने अपने प्रोडक्ट कोई भी लॉन्च कर दिए जो कि सीज़न के हिसाब से चलने वाले हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट नहीं बिकता है। तो प्रोडक्ट की टाइमिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए। सपोज़ आपके 100 प्रोडक्ट सेल आउट हो गए हैं, आपको 99 कस्टमर्स सेटिस्फाई कर चुके हैं, आप कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ा डाटा है कि आपने अगर 99 कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर दिया, इट मीन्स आपने 100% अपना दे दिया। तो यहाँ पे जब आपके 99 कस्टमर प्रोडक्ट परचेस करके ले गए, जो एक कस्टमर है जिनको पसंद नहीं आया, उन्होंने नेगेटिव फीडबैक दे दिया, तो 99 से कोई मतलब नहीं, उन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, प्रोडक्ट अच्छा था, पॉजिटिव रेटिंग नहीं दी, बट कोई शिकायत भी नहीं करी। जो एक है उसने बंदे ने आपको नेगेटिव फीडबैक दे दिया, तो आपकी जो स्टोर रेटिंग है, जो प्रोडक्ट रेटिंग है, वो आपको नेगेटिव में काउंट हो जाएगी कि रेटिंग पॉजिटिव कोई है नहीं, और जो नेगेटिव रेटिंग है उसकी वजह से आपका प्रोडक्ट एक तरीके से लिस्टिंग में पीछे चला जाएगा। मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया फ्लिपकार्ट पे, बहुत अच्छा सेल हो रहा था, अच्छे कस्टमर इसको परचेज कर रहे थे, बट सडनली ये प्रोडक्ट मेरा बिकना बंद हो गया। अगर मैं अपने प्रोडक्ट पेज पे आके देखूं तो मुझे ये रीज़न यहाँ पे नज़र आएगा। देखिए दोनों नेगेटिव फीडबैक हैं, वेरी बैड और क्वालिटी ऑफ दुपट्टा इज़ नॉट गुड। तो इसका मतलब कस्टमर के रेटिंग और रिव्यूज़ से भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि सडनली आपका कोई भी प्रोडक्ट जो बहुत अच्छा चल रहा है और वो स्टॉप हो जाए, बिकना कम हो जाए या बंद हो जाए, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न रहता है। मैपिंग की वजह से भी आपका प्रोडक्ट नहीं सेल होता है। होता ये है कि मैंने एक यूनिक प्रोडक्ट लाया मार्केट से और मैंने वो सेल करना शुरू कर दिया, उसको मुझे 5 महीने 6 महीने हो गए सेल करते हुए, उसमें 100 से एंड अबव रेटिंग रिव्यूज़ आ गए। तो कस्टमर को मेरा प्रोडक्ट चाहिए, सेलर एक ही है, ऑर्डर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, दूसरे सेलर आते हैं वो प्रोडक्ट मैपिंग करके और वो कम प्राइस पे सेल करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरी जो सेल है वो कम हो जाती है। अब ये होता क्यों है? आपकी जो ये दूसरे सेलर आए उन्होंने मैपिंग कैसे करी, क्यों करी? इसका है कि जो बहुत सारे सेलर्स जो कि जेनरिक में सेल करते हैं, इसकी एक वजह है। दूसरा, जो ब्रांड रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं। सपोज़ मैं एक बुक सेल कर रहा हूँ, प्रोडक्ट अच्छा चल रहा था, बट सडनली ये प्रोडक्ट मेरा बिकना बंद हो गया या कम हो गया। कितने सारे सेलर्स हैं, देखिए मैं 200 का सेल कर रहा हूँ तो ये 183 का, और नीचे हम चलते हैं तो और भी सेलर्स हैं जैसे 180 का,
170 का। तो इतने सारे सेलर्स हैं मेरे आजू बाजू के आसपास उसी प्राइस पे सेल कर रहे हैं। तो कस्टमर क्या है, जो प्राइस सस्ता दे रहा है, जो भी सेलर सस्ते में बेच रहे हैं, उनसे पर प्रोडक्ट परचेस करके ले जाएंगे। तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि सेलर्स मैपिंग कर लेते हैं उन प्रोडक्ट की जो बहुत अच्छे चल रहे हैं ऑलरेडी, और जिनमें जस्ट उन्हें मैपिंग करके वो उसी रेटिंग और रिव्यूज़ पे काम करने लगते हैं और उन्हें बहुत अच्छे ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं जिनके प्राइस कम होते हैं। ये कुछ रीज़न है जो अपने एक्सपीरियंस से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। अगर आप इन पे वर्क करते हैं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा।